हमारे हीरो ने हॉस्पिटल के बेड पर लेटी अपनी वाइफ की फेक डेथ का सच जान लिया था। वो सीधा उस पर झपटा और दो जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिए। फिर इस लौंडे ने ऑर्गन डोनेशन डिपार्टमेंट को भी कॉल कर दिया। सोचा कि एकदम दिल निकाल कर प्यार दिखाते हैं। पर असली कहानी तो पिछले जन्म से शुरू होती है। पिछली लाइफ में यह बेचारा सिर्फ दुख में डूबा रहा था। उसने वाइफ की बेस्ट फ्रेंड वांग मन्यन का दिया पानी पी लिया और फिर 3 दिन 2 रात तक बेहोश पड़ा रहा। जब आंख खुली, वाइफ की बॉडी जलाकर राख बन चुकी थी। दुख मनाने का वक्त भी नहीं मिला और तभी डेट कलेक्टर्स घर पर आ दमके। तब जाकर पता चला कि मरने से पहले वाइफ करोड़ों का कर्ज छोड़ गई थी। उन्होंने सिर्फ किडनी नहीं निकाली, बल्कि रोज 24 घंटे काम करवाया ताकि ये बेचारा उनका कर्ज चुका सके। सिर्फ 10 साल में हमारा हीरो 80 साल के बूढ़े जैसा दिखने लगा था। पर ट्विस्ट तो अभी बाकी था। और तभी 10 साल पहले मर चुकी वाइफ अपने लवर को गले लगाकर लग्जरी कार में सामने से गुजरी। उसने हंसते हुए 100 युआन उसकी तरफ फेंके और बोली, ये तेरी मेहनत का इनाम है। हमारे हीरो से सांस तक नहीं ली गई और वो वहीं मर गया। पर मौत भी इसे छोड़ने वाली नहीं थी। जब आंखें खुली तो ये लौंडा उस दिन वापस पहुंच गया जिस दिन वाइफ को हार्ट अटैक आया था। सामने सफेद कपड़े से ढकी वाइफ को देखकर उसने मन ही मन कहा, अगर तू मरना चाहती है तो मैं तेरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। पर असली गेम अब शुरू होने वाला था। वाइफ की बेस्ट फ्रेंड वांग मन्यन लगातार पानी पीने पर जोर दे रही थी। हमारे हीरो ने होश में आते ही उसे देखा और समझ गया, पिछले जन्म में इसी पानी से बेहोश हुआ था। उसे 100% यकीन था कि इस पानी में कुछ मिलाया गया है ताकि वो लियू रुयन की फेक क्रिमेशन मिस कर दे। उसने ग्लास नीचे रख दिया और वांग मन्यन की रोक की परवाह किए बिना सीधे लियू रुयन के बेड तक गया। चादर हटाई, चेहरा लाल था, सांसें नॉर्मल लग रही थीं। पिछले जन्म में ये इतना बेवकूफ था कि ये सब दिखाई ही नहीं दिया था। इस बार गलती नहीं होनी थी। हमारे हीरो ने हाथ उठाया और एक जोरदार थप्पड़ लियू रुयन के चेहरे पर रसीद कर दिया। लियू रुयन जरा भी नहीं हिली। पकड़े जाने के डर से पूरी एक्टिंग कर रही थी। वांग मन्यन चिल्लाई। उसे लगा कि फेक डेथ पकड़ ली गई। पर यह ड्रामा अभी शुरू ही हुआ था। जीजाजी, आप गुस्से में ऐसा नहीं कर सकते। वांग मन्यन चीख उठी। हमारा हीरो रोते हुए बोला, मैंने कहा था ना, रात भर मत जागा करो, हेल्थ का ध्यान रखो। तुमने क्यों नहीं माना? मुझे अकेला छोड़कर चली गई। अब मैं क्या करूंगा? वांग मियन हक्की बक्की रह गई। ये लौंडा बहस के मूड में नहीं था। सीधे फोन निकाला और कॉल लगा दी। हेलो, यहां ऑर्गन डोनेशन करना है। अभी अभी डेथ हुई है, जल्दी आइए। वांग मनियन रोकना चाहती थी, लेकिन अपनी पहचान की वजह से कुछ नहीं बोली और जल्दी से किसी को मैसेज भेज दिया। कुछ ही मिनटों में ऑर्गन डोनेशन टीम पहुंच गई। हमारे हीरो ने दुखी चेहरा बनाकर कहा, मेरी वाइफ बहुत दयालु इंसान थी, अचानक मौत हो गई। मैं चाहता हूं उसकी जिंदगी किसी और के काम आए। स्टाफ भावुक होकर बोला, सर आप बहुत महान हैं, कौन सा ऑर्गन डोनेट करना है? हमारे हीरो ने गहरी सांस लेकर कहा, मेरी वाइफ हार्ट अटैक से मरी है। मुझे नहीं पता कौन सा ऑर्गन काम का है। बॉडी खोलकर देख लो, जो काम का लगे निकाल लो। अगर कुछ भी इस्तेमाल लायक न हो तो बॉडी मेडिकल स्कूल को दे देना। वांग मियन का दिल डूब गया। वांग मियन तुरंत चिल्लाई, नहीं जीजाजी, रुयन दीदी कभी ऑर्गन डोनेशन नहीं चाहती थी। उन्होंने खुद मुझे बताया था। हमें उनकी आखिरी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। हमारे हीरो ने शांत आवाज में कहा, मनियन, मैं रू का हस्बैंड हूं। यह फैसला लेने का हक मुझे है। तुम सिर्फ उसकी फ्रेंड हो और खुद डॉक्टर हो। क्या लोगों की जान बचाना नहीं चाहती? ऑर्गन डोनेशन टीम ने भी कहा, हां डॉक्टर वांग, कृपया रास्ता दीजिए। वांग मियन बेचैन होकर इधर उधर भागने लगी। पर अभी असली बेइज्जती आने वाली थी। तभी लियू रुयन की मां दू शॉमिन भागी हुई पहुंची। बालों में सलों के कर्लर्स अभी भी लगे हुए थे। उसने बेटी को सही सलामत देखा तो राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल हमारे हीरो को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। निकम्मे आदमी, मेरी बेटी तुमसे शादी करके बर्बाद हो गई। वो मर गई और तुम उसकी बॉडी काटना चाहते हो? दू शॉमिन भड़की। आखिर ऑर्गन डोनेशन वाले मजबूर होकर चले गए। वांग म्यान ने राहत की सांस ली और लियू रुयन को सफेद कपड़े से ढक दिया। दू शॉमिन सोफे पर बैठकर गालियां देती रहीं, पर असली चाल अभी बाकी थी। हमारे हीरो ने सिर झुकाकर कहा, मां मुझसे गलती हो गई। पर दू शॉमिन चिल्लाई, अभी के अभी यहां से निकल जाओ, मैं खुद अपनी बेटी को क्रिमेशन के लिए ले जाऊंगी। हमारा हीरो तुरंत चुप हो गया और वांग मैनियन का दिया वही पानी दू शॉमिन को दे दिया। वो लगातार चिल्लाने और टेंशन की वजह से बेहद प्यासी थी।
इसलिए पूरा पानी एक सांस में पी गई। वांग म्यान रोक भी नहीं पाई। सिर्फ 2 मिनट बाद दू शॉमिन गहरी नींद में गिर गई। वांग म्यान घबराकर बोली, जीजाजी, आप फिर से ऑर्गन डोनेशन तो नहीं करवाना चाहते ना? हमारे हीरो ने सिर हिलाया और दू शॉमिन को सोफे पर लेटाकर बोला, नहीं, मां ने मना कर दिया है तो मैं कुछ नहीं करूंगा। वांग म्यान ने राहत की सांस ली और बोली, फिर आप आंटी को इमरजेंसी में ले जाइए, मैं रुयन दीदी की क्रिमेशन संभाल लेती हूं। हमारा हीरो हल्का सा हंसा और बोला, तुम डॉक्टर हो, तुम्हें पेशेंट्स देखना चाहिए, क्रिमेशन मैं करवाऊंगा, मैं हस्बैंड हूं। इतना कहकर सीधे क्रिमेटोरियम में कॉल कर दिया। वांग म्यान की हालत गर्म तवे पर चींटी जैसी हो गई। वो दू शॉमिन को जगाने की कोशिश करती रही, पर वो बिल्कुल नहीं उठी। आखिर क्रिमेटोरियम वाले आए और लियू रुयन को स्ट्रेचर पर ले गए। तभी वांग म्यानियन की आंखें टूट गईं और उसने हाथ पकड़कर कहा, जीजाजी, मुझे लगा अभी रुयन दीदी हिली थीं, शायद उन्हें बचाया जा सकता है। हमारे हीरो ने डेथ सर्टिफिकेट उसके चेहरे पर फेंकते हुए कहा, अगर वो सच में जिंदा निकली तो हॉस्पिटल पर मर्डर का केस बनेगा और तुम भी बच नहीं पाओगी। वांग म्यानियन चुप हो गई। हमारा हीरो हंसते हुए क्रिमेटोरियम की गाड़ी में बैठ गया, मन में बदले की आग और चेहरे पर दर्द का नाटक। रास्ते में स्ट्रेचर पर पड़ी लियू रुयान को देखा। उसकी उंगलियां हल्की हिल रही थीं। शायद एनेस्थीसिया का असर खत्म हो रहा था और उसे एहसास हो चुका था कि सच में उसका क्रिमेशन होने वाला है। हमारे हीरो ने ड्राइवर से कहा, भैया जल्दी चलाओ, मेरी सास बॉडी छीनना चाहती है, लेकिन मैं चाहता हूं वो पूरी बॉडी के साथ जाए। ड्राइवर ने एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया। रास्ते में हमारे हीरो को पिछले जन्म की याद आने लगी। 10 साल बाद जब लियू रुयन को सड़क पर देखा था, वो पहले जैसी जवान और खूबसूरत दिख रही थी। वो उसे पहचानने के लिए सामने भागा था। उसने काफी देर बाद पहचान कर हंसते हुए कहा, सिर्फ 10 साल में तुम मेरे दादा से भी बूढ़े लगने लगे। उसने काफी तेज आवाज में पूछा, तुम मरी नहीं थी? वो हंसकर बोली, मैंने तुमसे छुटकारा पाने के लिए फेक डेथ की थी। तब सब समझ आ गया था। अगर वो डिवोर्स लेती तो आधी प्रॉपर्टी देनी पड़ती और चीटिंग का बदनाम टैग भी लगता। लेकिन फेक डेथ करके उसने सारा कर्ज उस पर डाल दिया और खुद नई पहचान के साथ अपने लवर जी बोदा के साथ रहने लगी। क्या कान था ये। फिर वो हंसते हुए बोली थी, असल में हॉस्पिटल में मैं तुम्हारी सारी बातें सुन सकती थी। तुम्हारे रोने की आवाज आज तक नहीं भूली। तुम आदमी होकर हंस जैसी आवाज में रो रहे थे। बहुत मजेदार था। उसकी हंसी सुनते सुनते हमारा हीरो सीने को पकड़कर गिर पड़ा था। जी बोदा बोला, जान, ये आदमी कहीं स्कैम तो नहीं कर रहा? चलो यहां से। और दोनों उसे मरता छोड़कर चले गए थे। अब वर्तमान में हमारा हीरो लियू रुयन के सीने पर झुककर हार्ट बीट सुनते हुए बोला, मुझे पता है तुम जिंदा हो। तुमने चीटिंग की, फेक डेथ की, मुझे कर्ज में डुबो दिया, लेकिन मैं तुमसे नफरत नहीं करता। तुम मरना चाहती हो ना, तो मैं तुम्हें जल्दी क्रिमेशन तक पहुंचा दूंगा। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी, पर असली दर्द अंदर से था। मुझे नहीं पता तुम्हें दर्द महसूस हो रहा है या नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि हो रहा हो, ताकि तुम जिंदा जलने का एहसास खुद कर सको। लियू रुयन की उंगलियां कांपने लगीं और आंखों से आंसू बह निकले। हमारे हीरो ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अभी मत रो, फ्लेम्स में जाने के बाद और वक्त मिलेगा। उसका फोन लगातार बज रहा था, कभी वांग मनियान का कॉल, कभी दू शाओमिन का, पर उसने एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। आखिर इस वक्त वो सिर्फ एक दुखी हस्बैंड था, और ऐसे इंसान का फोन न उठाना बिल्कुल नॉर्मल लगता है। ड्राइवर की तेज रफ्तार की वजह से आधे घंटे का रास्ता सिर्फ 20 मिनट में खत्म हो गया। लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि क्रिमेशन ग्राउंड में आज बहुत भीड़ है और लियू रुयन की बारी आने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। हमारा हीरो तुरंत इंचार्ज के पास गया। रोने का नाटक करते हुए बोला, मेरी वाइफ की अचानक हार्ट अटैक से डेथ हो गई और यह सुनकर मेरी सास भी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई हैं। मुझे जल्दी वापस जाना है। प्लीज मेरी वाइफ का क्रिमेशन पहले करवा दीजिए। मैं अपनी सास को भी खोना नहीं चाहता। वो आदमी शायद पहली बार किसी को क्रिमेशन के लिए लाइन तोड़ते देख रहा था। उसने कहा, मैं आपकी सिचुएशन समझता हूं, लेकिन बाकी लोग भी काफी देर से वेट कर रहे हैं। इतना कहकर उसने धीरे से हाथ आगे बढ़ाया, जैसे रिश्वत मांग रहा हो। हमारे हीरो को समझ आ गया। उसने तुरंत फोन निकाला और उस आदमी को सीधे 2000 ट्रांसफर कर दिए। भाई प्लीज हेल्प कर दो, मैं एक ऑर्फन हूं। मेरी वाइफ और मदर इन लॉ ने हमेशा मुझे अपनों से भी ज्यादा प्यार दिया। मैं उन्हें दोबारा नहीं खो सकता। वो आदमी इमोशनल हो गया और मदद कर दी। लियू रुयन को लाइन तोड़कर सीधे अंदर भेज दिया गया और सिर्फ 10 मिनट के अंदर उसे क्रिमेशन फर्नेस की तरफ ले जाया गया। स्टाफ जैसे ही बटन दबाने वाला था, हमारे हीरो ने उसका हाथ रोक दिया।
बदला खुद लेना था, किसी और के हाथों नहीं। उसके जोर देने पर स्टाफ मान गया और बटन दबाने की परमिशन उसे मिल गई। लेकिन उसी वक्त गेट के बाहर से दू शाओमिन और वांग मनियान की घबराई हुई आवाजें गूंज उठीं। रुको, बॉडी मत जलाना, प्लीज रुक जाओ, मेरी बेटी को बाहर निकालो। वांग मयान भी चिल्लाई, जीजा जी वेट करो, आंटी को रुयन दीदी से कुछ कहना है। लेकिन दू शाओमिन चीखी, दूर हट, मैं अपनी बेटी को खुद जलाऊंगी। इतना सब होने के बाद भी दोनों फेक डेथ का ड्रामा कंटिन्यू करना चाहते थे। क्या भसर थी ये। हमारा हीरो जमीन पर घुटनों के बल गिरा और दुखी होने का नाटक करते हुए बोला, मां रुयन जा चुकी है, अब उसे शांति से जाने दीजिए। मैं उसका हस्बैंड हूं, मैं कभी उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। आसपास लोग इकट्ठा होने लगे। क्रेमेटोरियम में भौकाल मचने लगा था। एक वर्कर इरिटेट होकर बोला, यहां कोई ड्रामा चल रहा है क्या? ये क्रेमेटोरियम है, मजाक की जगह नहीं। इतना कहकर उसने बटन दबाने की कोशिश की, लेकिन वांग मयान और दू शाओमिन पागलों की तरह उस पर झपट पड़े। दोनों इतनी जोर से बटन की तरफ कूदे कि वर्कर डरकर साइड हट गया और अगले ही सेकंड दोनों सीधे बटन पर गिर पड़े। बूम! फर्नेस के अंदर भड़कती हुई आग ने पल भर में लियू रुयान को अपनी लपटों में निगल लिया। दो तेज चीखें गूंजी। सब लोग शौक में वांग मनियान और दू शाओमिन को देखने लगे, लेकिन हमारी हीरो की नजर सिर्फ फर्नेस के अंदर थी। लगता था एनेस्थीसिया का असर अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। हल्का सा दिख रहा था कि लियू रुयान मुंह खोलकर मदद के लिए हाथ बढ़ा रही है, लेकिन बाहर का हंगामा इतना ज्यादा था कि किसी ने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। 1 मिनट बाद जब सबने फर्नेस की तरफ देखा तो क्रेमेटोरियम के स्टाफ धीरे धीरे हैरानी से बात करने लगे। मैंने पहली बार देखा है कि किसी का हाथ इतना ऊपर तक उठ रहा हो, बिल्कुल जिंदा इंसान जैसा लग रहा है। अच्छा हुआ दिन का टाइम है, वरना आधी रात में तो लगता कोई डेड बॉडी वापस जिंदा हो गई। हमारे हीरो ने नकली आंसू पोंछे और बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कान छुपाई। फिर दुखी चेहरा बनाकर बोला, मेरी वाइफ अपनी मां से सबसे ज्यादा प्यार करती थी। शायद आंटी की आवाज सुनकर आखिरी बार उन्हें देखना चाहती होगी। उसने फर्नेस की तरफ देखकर आंसू पोंछने का नाटक किया और धीरे से बोला, रुयान, तुम आराम से जाओ, मैं मां का ख्याल रखूंगा और बहुत जल्द तुम दोनों को दोबारा मिला दूंगा। वांग मयान जमीन पर गिरी डू शाओमिन की बिल्कुल परवाह नहीं करती और लड़खड़ाते हुए उसके पास दौड़ी। जैसे ही उसने फर्नेस के अंदर का नजारा देखा, वो वहीं आधी पागल सी हो गई। वो पागलों की तरह क्रेमेशन बटन दबाने लगी और चिल्लाई, रुको रुको! क्रेमेटोरियम के कर्मचारियों ने पहली बार किसी फैमिली मेंबर को इतना हिस्टेरिकल देखा था। तुरंत उसे पीछे खींच लिया। मैडम, हम समझते हैं आप दुखी हैं, लेकिन डेड इंसान वापस नहीं आते। आप लोग ऐसा करेंगे तो मरने वाले की सोल भी चैन से नहीं जाएगी। वांग मयान का चेहरा इतना सफेद पड़ चुका था जैसे उसमें खून ही ना बचा हो। वो धम से जमीन पर बैठ गई। दू शाओमिन हाथ पैर के बल रेंगती हुई हमारे हीरो के पास आई। उसके पैर पकड़कर जोर जोर से चीखने लगी, तू कमीना है, तूने मेरी बेटी को मार डाला, मेरी बेटी की जान वापस कर। हमारे हीरो ने गहरी सांस ली और डेथ सर्टिफिकेट निकालकर कहा, मां, मुझे पता है आप दुख में हैं, लेकिन रुयान की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं। उसे अचानक हार्ट अटैक आया था। अगर भरोसा नहीं है तो म्यान से पूछ लीजिए। उसी ने खुद रुयान को बचाने की कोशिश की थी। उसी ने ये डेथ सर्टिफिकेट दिया था। इतना कहकर उसने वांग म्यान की तरफ देखा और बड़ी मुश्किल से मुस्कान दबाई। सही कह रहा हूं ना म्यान? वांग म्यान के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था। अगर कहती कि इंसान मरा नहीं था तो फिर डेथ सर्टिफिकेट कैसे बना, और अगर कहती कि मर चुका था तो दू शाओमिन कभी यकीन नहीं करती। पर मेरी बात सुनते ही दू शाओमिन को सब समझ आ गया। वो पागलों की तरह चिल्लाई, तू ही है, तूने मेरी बेटी को मार डाला। मेरी बेटी जिंदा थी, फिर डेथ सर्टिफिकेट क्यों बनाया? मेरी बेटी को जिंदा जलाकर राख कर दिया, इसकी पूरी जिम्मेदारी तेरी है। वहां मौजूद हर इंसान शौक में जम गया। कर्मचारियों के चेहरे तक सफेद पड़ गए। हे भगवान, ये तो मर्डर है। इतना सुनते ही दू शाओमिन की आंखें पलट गईं और वो सीधे बेहोश होकर गिर पड़ी। हमारे हीरो ने तुरंत मौका देखा। वांग म्यान के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा और गुस्से में चिल्लाया, म्यान, तुम डॉक्टर होकर ऐसा मजाक करती हो? दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरी पत्नी मर चुकी है तो मर चुकी है, तुम ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कर रही हो? वांग म्यान थप्पड़ खाकर पूरी तरह सुन रह गई। आसपास के कर्मचारियों को भी लगा कि वो दुख में पागलों जैसी बातें कर रही है। सब अपने अपने काम में वापस लग गए। जब तक लियू रुयन पूरी तरह राख बन चुकी, हमारा हीरो गुस्से और दुख का नाटक करते हुए उसकी अस्थियां लेकर क्रेमेटोरियम से बाहर निकल आया। जाते जाते वांग म्यान से कहा, तुमने बेवजह मां को इतना डरा दिया कि बेहोश हो गई। अब उन्हें हॉस्पिटल ले जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। घर लौटते ही उसने लियू रुयन की राख को ड्राइंग रूम में सबसे दिखने वाली जगह रख दिया और तुरंत लॉयर से कांटेक्ट किया।
फिर उसकी कंपनी, प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस अपने नाम करवाने की तैयारी शुरू कर दी। पिछले जन्म में दुख में इतना डूब गया था कि कंपनी हाथ से निकल गई थी। इस बार वो गलती नहीं होनी थी। जैसे ही डू शॉमिन होश में आती, वो सब कुछ हथियाने की कोशिश करती। लॉयर चैन ने हिचकिचाते हुए कहा, मिस्टर लिन, पब्लिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से मिस लियू के नाम पर कुछ प्रॉपर्टीज और एक ऑलमोस्ट बैंकरप्ट कंसल्टिंग कंपनी है, साथ में करोड़ों का डेट। हमारे हीरो ने ठंडी आवाज में कहा, लॉयर चैन, लियू रुयन इतनी चालाक औरत थी कि डिवोर्स लेने के बजाय फेक डेथ करना ज्यादा सही समझी। इसका मतलब साफ है कि जो एसेट्स वो बचाना चाहती थी, उनकी कीमत उस डेट से कहीं ज्यादा है। सब कुछ पता लगाइए, आपकी फी 3 गुना कर दूंगा। कहते हैं ना, ज्यादा रिवॉर्ड मिलने पर लोग जान लगा देते हैं। अगले ही दिन दोपहर में लॉयर चैन की एन्क्रिप्टेड मेल मिल गई। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही निकला। लियू रुयन अपनी तथाकथित मेडिकल कंसल्टिंग कंपनी के जरिए लंबे समय से मनी लॉन्ड्रिंग और एसेट्स ट्रांसफर कर रही थी। उसने वांग म्यान के डॉक्टर बैकग्राउंड का इस्तेमाल करके बड़ी मात्रा में इल्लीगल प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मूलाज खरीदे थे और उन्हें कई ऑफशोर कंपनीज के नाम पर छिपा रखा था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी, एक सीक्रेट लॉकर का पता चला जो उसी पुराने गराज के अंदर था। जब हमारे हीरो ने वो जंग लगी शटर खोली तो सीधे सड़ी हुई बदबू चेहरे पर आई। ये वही कोना था जहां पिछले जन्म में कभी नहीं गया था। उसने हिडन कंपार्टमेंट खोला। अंदर कोई ज्वेलरी नहीं थी, सिर्फ कैश की गड्डियां और कई क्रिप्टो करेंसी स्टोरेज डिवाइसेस रखे थे। करोड़ों का डेट, लियू रुइन। तुम्हारा प्लान था कि मैं कर्ज में डूबकर नर्क जैसी जिंदगी जीऊं और तुम करोड़ों के बिटकॉइंस लेकर विदेश में जी बोदा के साथ मजे करो। हमारे हीरो ने गिना। सिर्फ वहां रखा कैश ही 20 लाख से ज्यादा था, पर असली चाल अभी बाकी थी। उसने बैंक में जमा नहीं करवाया, बल्कि उन लोन कंपनी से कांटेक्ट किया जिनसे लियू रुइन ने सबसे ज्यादा उधार लिया था। सूदखोरों से बचने का सबसे अच्छा तरीका भागना नहीं, उन्हें खरीद लेना होता है। उसने उन सबके बॉसेस को एक लग्जरी प्राइवेट क्लब में बुलाया। लियू रुइन मर चुकी है, डेथ सर्टिफिकेट यहां है, आप सब सुन ही चुके होंगे। उनमें से एक बोला, मिस्टर लिन, इंसान मर जाए तो भी कर्ज खत्म नहीं होता। आप फर्स्ट ईयर हैं, पैसा आपको चुकाना होगा। हमारे हीरो ने शांत होकर कहा, मैंने कब कहा कि नहीं चुकाऊंगा? ये 2 मिलियन है, सिंसेरिटी के तौर पर पहले इंटरेस्ट दे रहा हूं। बाकी डेट लियू रुइन की कंपनी संभालने के बाद लीगल शेयर्स मॉर्गेज करके चुका दूंगा। लेकिन एक कंडीशन है, दू शाओमिन और वो आदमी जी बोदा अभी हर जगह अफवाह फैला रहे हैं कि मैंने मर्डर किया है, ताकि इनहेरिटेंस हथिया सकूं। अगर वो सफल हो गए तो आप लोगों को एक भी नहीं मिलेगा। एक आदमी बोला, तो आका मतलब? हमारे हीरो ने ठंडे स्वर में कहा, उन्हें मेरे रीपेमेंट प्रोसेस में इंटरफेयर मत करने देना और उन्हें भी डेट कलेक्टर्स का स्वाद चखने दो। लियू रुइन की कंपनी का नाम था रुइन ट्रेडिंग। नाम सुनने में क्लासी था, लेकिन असल में वो इल्लीगल ट्रांजैक्शंस की शेल कंपनी थी। कंपनी संभालने के पहले दिन हमारा हीरो 12 बॉडीगार्ड्स लेकर पहुंचा। फाइनेंस मैनेजर वांग चिन, जो वैंग मैनियन की कजन थी, डर के मारे सफेद पड़ चुकी थी। मिस्टर लिन, ये रूल्स के खिलाफ है। मैडम लियू अभी गुजरी हैं और आप पुराने एम्प्लॉयज को निकाल रहे हैं। हमारे हीरो ने फाइल उसकी तरफ फेंकी। रूल्स? सरकारी पैसे में 380 की गड़बड़ी और फेक इनवॉइसेस। मैनेजर वैंग, तुम रूल्स पर बात करोगी या इकोनॉमिक क्राइम ब्रांच में जिंदगी भर? आधा घंटा है। कंप्यूटर से लियू रुयन और जी बोदा के सारे ईमेल्स और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स निकाल दो। काम हो गया तो ये पैसा सेवरेंस पे मान लेना, वरना जेल में अपनी कजन के साथ रहना। 20 मिनट में सब मिल गया। लियू रुयन द्वारा इल्लीगली एसेट्स ट्रांसफर करने के प्रूफ और विदेश में प्रॉपर्टी खरीदने के कॉन्ट्रैक्ट्स भी थे। जो चीजें उसने फेक डेथ के बाद नई जिंदगी शुरू करने के लिए जमा की थी, वही अब फ्रॉड और इल्लीगल एसेट ट्रांसफर के एविडेंस बन चुकी थी। आसमान धुंधला था और हमारा हीरो बैंक बैलेंस बढ़ते हुए देख रहा था, लेकिन दिल में कोई भावना नहीं थी। लियू रुयन की प्रॉपर्टीज, डिजिटल एसेट्स और कंपनी शेयर्स मिलाकर कुल वैल्यू 5 करोड़ से ज्यादा हो चुकी थी। करोड़ों का डेट अब लीगली उसके पर्सनल फ्रॉड डेट में बदल चुका था, क्योंकि असली कल्प्रिट मर चुकी थी और एसेट्स सेटल हो चुके थे। बाकी सारा कर्ज दूसरों पर डाल दिया गया। पत्नी, शुक्रिया, अब मेरे पास पैसा है, घर है, कंपनी है। अब मैं तुमसे भी ज्यादा शानदार जिंदगी जीऊंगा। हमारा हीरो शराब पीकर सोफा पर ही सो गया। अगले दिन तेज नॉक की आवाज से आंख खुली। दरवाजा खोला तो बाहर वांग म्यान, डू शाओमिन और एक आदमी खड़ा था। वो कुछ साल बड़ा लग रहा था, शायद वही जी बोदा था जिसे पिछले जन्म में देखा था। उसके हाथ में 6-7 साल का एक लड़का था जिसकी शक्ल लियू रुयन से मिलती थी। तो ये उनका इललेजिटिमेट सन था, इसीलिए शादी के बाद वो कभी बच्चा नहीं चाहती थी। तीनों की आंखों के नीचे काले घेरे थे और पीछे कुछ पुलिस ऑफिसर्स खड़े थे।
डू शाओमिन चिल्लाई, ऑफिसर, यही आदमी है जिसने मेरी बेटी को जिंदा जला दिया, इसे पकड़ो। हमारे हीरो को पहले से अंदाजा था, बस इतना जल्दी होगा ये नहीं सोचा था। उसने हेल्पलेस बनकर लंबी सांस ली और डेथ सर्टिफिकेट निकालकर बोला, ऑफिसर, ये मेरी पत्नी का डेथ सर्टिफिकेट है। मेरी सास उसकी मौत सह नहीं पा रही हैं, शायद मेंटली अनस्टेबल हो गई हैं। फिर दुखी चेहरा बनाकर कहा, मेरी और मेरी पत्नी की शादी को 3 साल हुए थे। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैं नहीं चाहता था कि उसकी बॉडी सड़ जाए, इसलिए मैंने तुरंत क्रिमेशन करा दिया। क्या इसमें मेरी गलती है? दू शाओमिन गुस्से से कांपते हुए बोली, बकवास। मेरी बेटी तुम जैसे निकम्मे आदमी से नफरत करती थी। तुमने जानबूझकर जल्दी क्रिमेशन करवाई ताकि इनहेरिटेंस हथिया सको। हमारे हीरो ने आंखें लाल करते हुए कहा, मां, आप मुझे गाली दे सकती हैं, लेकिन हमारा प्यार सच था। अगर प्यार नहीं होता तो वो मुझे फर्स्ट हेयर क्यों मनाती? और आप कह रहे हैं कि वो जिंदा थी, तो क्या इतना बड़ा हॉस्पिटल ये नहीं पहचान सका कि इंसान जिंदा है या मर चुका? मनियान ने खुद मुझे बताया था कि रुयन ब्रेन डेड थी और दिल भी रुक चुका था। कौन जिंदा इंसान ऐसा होता है? दू शाओमिन तुरंत वांग मनियान की तरफ देखने लगी, लेकिन वो सिर झुकाकर खड़ी रही। अगर अब मान लेती कि डेथ सर्टिफिकेट फेक था तो सीधा क्रिमिनल केस बन जाता। माहौल पूरी तरह डेडलॉक में बदल गया। जी बोडा ने धीरे से दू शाओमिन का स्लीव पकड़ा। दू शाओमिन ने गहरी सांस लेकर बोला, रुयन सच में मरी नहीं है। मैं रुयन का बॉयफ्रेंड हूं। सालों पहले मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ब्रेकअप हो गया था, फिर गुस्से में उसने तुमसे शादी कर ली। इस साल मेरा डिवोर्स हो गया तो मैं अपने बच्चे के साथ रुयन को ढूंढने आया। रुयन भी जानती थी कि वो आज भी मुझसे प्यार करती है, इसलिए फेक डेथ करके तुम्हें छोड़ना चाहती थी। क्या कलेश था ये! लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम सच में उसका क्रिमेशन कर दोगे। रुयन को गलत मत समझना, उसने ये सब सिर्फ तुम्हें हर्ट न करने के लिए किया था। वो बहुत काइंड वुमन थी। अब रू नहीं रही तो हम बस चाहते हैं कि तुम इस बच्चे को एक्सेप्ट कर लो ताकि इसे लीगल इनहेरिटेंस मिल सके। काइंड वुमन, जिसने झूठी मौत मरकर सारा कर्ज दूसरे पर डाल दिया। हमारे हीरो ने पानी का एक सिप लिया और दू शाओमिन का टोन कॉपी करते हुए कहा, तुम बकवास कर रहे हो। मां, मुझे पता है तुम्हारी और रुयन की रिलेशनशिप अच्छी नहीं थी। मरने से पहले रुयन ने अपनी विल में तुम्हारे लिए 1 पैसा तक नहीं छोड़ा, इसलिए अब पता नहीं कहां से एक बच्चा लेकर आई हो और रुयन पर झूठा इल्जाम लगाकर उसकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहती हो। सही कहा ना? दू शाओमिन गुस्से से लगभग फट पड़ी, लेकिन पैसों के लिए खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, मेरी और रुयन की रिलेशनशिप बहुत अच्छी थी। यह बच्चा सच में रुयन का ही है। हमारे हीरो ने तुरंत लियू रुयन की विल बाहर निकाली और कहा, मां, अगर तुम्हारा रिश्ता इतना अच्छा था तो इस विल में तुम्हारा नाम तक क्यों नहीं है? सारी प्रॉपर्टी सिर्फ मेरे नाम क्यों है? दू शाओमिन के पास कोई जवाब नहीं था। जी बोडा भी चुप था, क्योंकि वो खुलकर यह नहीं कह सकता था कि लियू रुयन ने उसके नाम प्रॉपर्टी सिर्फ इसलिए छोड़ी थी ताकि सारे डेट्स उस पर आ जाएं। हमारे हीरो ने पीछे खड़े बच्चे की तरफ देखा और मन ही मन हंस पड़ा। अब समझ आया, 3 साल तक परफेक्ट वाइफ बनने का ड्रामा अचानक क्यों बंद हो गया था। उसका फर्स्ट लव और बेटा वापस आ चुका था। लेकिन दुख नहीं हुआ, क्योंकि ये लौंडा एक बार मर चुका था। हमारे हीरो ने शांत होकर कहा, अगर तुम बोल रहे हो कि यह बच्चा रुयन का है तो प्रूफ दिखाओ। लीगली अप्रूव डीएनए टेस्ट या बर्थ सर्टिफिकेट? जी बोडा और दू शाओमिन दोनों एक साथ बोले, कोई डीएनए टेस्ट नहीं है। बच्चा घर पर पैदा हुआ था, इसलिए बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है। लेकिन बच्चा रुयन का ही है। हमारे हीरो ने पुलिस की तरफ देखकर कहा, ऑफिसर, अब आपको समझ आ गया ना? इन्हें पता है कि मेरी वाइफ का क्रिमेशन हो चुका है, इसलिए ये लोग एक बच्चा लेकर इनहेरिटेंस मांगने आ गए हैं। ऊपर से मुझे मर्डरर भी बोल रहे हैं। लेकिन इनकी बातों में खुद कॉन्ट्राडिक्शन है। दू शाओमिन जल्दी से बोली, मैं बच्चे के साथ डीएनए टेस्ट करवा सकती हूं। अगर मैं उसकी ग्रैंडमदर निकली तो? पुलिस ऑफिसर ने सिर हिलाया, नहीं, ऐसे प्रूव नहीं होता। इससे सिर्फ यह साबित होगा कि आपका बच्चे से ब्लड रिलेशन है, लेकिन आपका और लियू रोयान का रिलेशन ऑफिशियली प्रूव नहीं होता। और अगर हो भी जाए फिर भी यह कंफर्म नहीं होगा कि लियू रोयन आपकी अकेली बेटी थी। हमारा हीरो मन ही मन हंस पड़ा। असल में लियू रोयन का जल्दी क्रिमेशन करवाना इसीलिए चाहता था, क्योंकि इसी सिचुएशन का डर था, और अब सच में वही हो रहा था। दू शाओमिन और जी बोडा ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर जी बोडा दांत भींचकर बोला, बच्चा किसका है वो मैटर नहीं करता, लेकिन रुयन सच में जिंदा थी और इसी ने रुयन को जलवा दिया। ये मर्डरर है, इसे इनहेरिटेंस नहीं मिलना चाहिए। उसकी बात टेक्निकली सही थी, लेकिन पहले उसे यह प्रूव करना था। हमारा हीरो अचानक वांग मनियान की तरफ मुड़ा और कहा,
मनियान, अब तुम बताओ, रुयन जिंदा है या मर चुकी है? तुम डॉक्टर हो, तुम्हारी फैमिली भी है, सोच समझकर जवाब देना। उसने एक पॉज लिया। शायद तुम्हें याद ना हो, लेकिन मुझे सब याद है। जब क्रीमेशन फर्नेस स्टार्ट होने वाला था, तब तुम और मां दोनों ने बटन दबाने से मुझे रोका था। अगर रुयन सच में जिंदा थी, तो फिर तुम दोनों ही मर्डर हुए ना? उसने उनके रोकने वाले एक्शन को जानबूझकर मर्डर अटेम्प्ट की तरह पेश किया। दू शॉमिन बोलने ही वाली थी कि वांग मियान ने दांत भींचकर कहा, रुयन दीदी सच में मर चुकी हैं। हमारे हीरो ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी जी बोदा ने अपना फोन उठाया और कहा, मुझे पहले से पता था कि तुम लोग झूठ बोलोगे, इसलिए मैं प्रूफ लेकर आया हूं। उसने फोन में वीडियो चला दी। वीडियो में जी बोडा, लियू रुयन, वांग मनियान और दू शॉमिन चारों सोफा पर बैठकर फेक डेथ का प्लान डिस्कस कर रहे थे। फोन से लियू रुयन की आवाज आई, उस वक्त मैं एनेस्थीसिया ले लूंगी, फिर तुम किसी तरह मेरे हस्बैंड को बेहोश कर देना। उसके बाद उसे बोल देना कि मेरा क्रीमेशन हो चुका है। काम हो जाने के बाद मैं तुम्हें 10 लाख दूंगी। लेकिन वो वीडियो अधूरी थी। उसमें वो प्राइवेट डिस्कशन नहीं था जिसमें ये लोग उस पर डेट्स डालने की प्लानिंग कर रहे थे। वांग मनियान नीचे बैठ गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि खुद को कैसे बचाए। वो घबराकर बोली, मुझे सच में कुछ नहीं पता था। ऐसा लगा जैसे जी बोडा ने राहत की सांस ली हो। उसने कहा, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। सच में तुमने ही रुयन को मारा है, इसलिए तुम्हें जेल जाना चाहिए और उसकी सारी प्रॉपर्टी आंटी की होनी चाहिए। हमारा हीरो शॉक होने का नाटक करते हुए चुप रहा। थोड़ा इमोशंस बनाने के बाद बेहद दुखी आवाज में बोला, ऑफिसर, मैं रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहता हूं। इन तीनों ने जानबूझकर मेरी पत्नी की फेक डेथ प्लान की और मुझे कुछ नहीं बताया। उस समय मैं दुख में टूट चुका था, इसलिए मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरी पत्नी सच में मरी नहीं थी। ये दोनों जानते थे कि मैं ऑर्गन डोनेट करने वाला हूं और क्रिमेशन करवाने वाला हूं, लेकिन इन्होंने जानबूझकर मुझे सच नहीं बताया। इन लोगों ने ही जानबूझकर मुझे मेरी पत्नी का क्रिमेशन करवाने पर मजबूर किया, ताकि बाद में ये लोग किसी बच्चे को लेकर आएं और प्रॉपर्टी हड़प सकें। मेरी पत्नी मर चुकी थी, इसलिए मैंने नॉर्मल प्रोसीजर के हिसाब से क्रिमेशन करवाया। क्या यह भी गलत है? जाहिर सी बात है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। उन दोनों ने सोचा था कि सच जानकर वो टूट जाएगा, लेकिन ये एक बार मर चुका था। ये अब पिछली जिंदगी वाला सीधा और बेवकूफ इंसान नहीं रहा था। जिस पल दोबारा आंख खुली थी, उसी पल तय हो चुका था कि आगे का हर कदम कैसे उठाना है। उसका गला बैठ चुका था। रोते हुए कहा, जब मैं ऑर्गन डोनेट करना चाहता था, तब मां आप भी वहां थी। जब आपने डोनेशन रिजेक्ट किया, तब आपने मुझे सच क्यों नहीं बताया? अगर सिर्फ डिवोर्स चाहिए था तो क्या मैं मना कर देता? साफ है कि आप लोगों ने ही रुयन को बहकाया, उसे फेक डेथ के लिए तैयार किया और मुझे ऐसा इंसान बना दिया जिसने अपनी ही पत्नी को क्रिमेशन फर्नेस तक पहुंचा दिया। आप लोग कितने निर्दयी हैं। दू शॉमिन घबराकर बोली, क्योंकि रुयन ने कहा था कि तुम्हें हर हाल में यकीन दिलाना होगा, इसलिए मैं सिर्फ ऑर्गन डोनेशन रोक सकती थी, सच नहीं बता सकती थी। हमारे हीरो ने तुरंत कहा, तो फिर ये क्या है? जब मैं क्रिमेटोरियम जा रहा था, तब तुम लोगों ने मुझे कॉल किया था। इसका मतलब तुम्हें पता था कि मैं रुयन का क्रिमेशन करने जा रहा हूं। उस समय मैं इतना दुखी था कि फोन नहीं उठा पाया, लेकिन मैसेज तो भेज सकती थी। और जब हम क्रिमेटोरियम पहुंचे, तब भी रुयन का क्रिमेशन शुरू नहीं हुआ था। फिर तुम लोगों ने सच क्यों नहीं बताया? उल्टा सबके सामने जानबूझकर फर्नेस का बटन दबा दिया। दू शॉमिन और वांग मनियन पूरी तरह चुप हो गए, लेकिन हमारा हीरो सच जानता था। उन्हें पूरा भरोसा था कि सब कुछ समय पर हो जाएगा। बस क्रिमेटोरियम में थोड़ी देर के लिए उसे दूर कर देते तो प्लान सफल हो जाता। आखिर रिस्क लेकर ही तो लोग अमीर बनते हैं। आखिरकार ये पूरा ड्रामा बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ। हर कोई अपनी अपनी बात को सही साबित कर रहा था। इसलिए पुलिस हम सबको स्टेशन ले गई और इन्वेस्टिगेशन पूरी होने तक टेम्परेरी कस्टडी में रखा। कुछ दिनों की जांच के बाद पुलिस को पता चला कि हमारा हीरो सच में एक बेहद सीधा साधा हस्बैंड था, जिसे अपनी पत्नी के अफेयर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो कभी लियू रुयन के बिजनेस ट्रिप्स या पार्टीज के बारे में सवाल नहीं करता था, कभी उसका फोन चेक नहीं करता था। पुलिस ने नेबर्स, दोस्तों और कॉलीग से पूछताछ की, घर के सीसीटीवी फुटेज भी देखे और कंफर्म किया कि वो दोनों एक परफेक्ट कपल की तरह रहते थे। कभी लड़ाई तक नहीं हुई थी। पुलिस को तो ये पता नहीं था कि ये रीबर्थ लेकर आया है। मौजूदा सबूतों के हिसाब से ऐसा हस्बैंड अपनी पत्नी को अचानक क्यों मारेगा? दूसरी तरफ दू शॉमिन, वांग मनियन और जी बोडा की बातों में ढेर सारे लूपहोल्स थे। उनके पास कई मौके थे उसे ये बताने के कि लियू रुयन जिंदा है, लेकिन उन्होंने जानबूझकर तब तक इंतजार किया जब तक क्रिमेशन नहीं हो गया। खासकर वांग मनियन और दू शॉमिन ने अपनी आंखों से लियू रुयन को फर्नेस में जाते देखा, फिर भी सच नहीं बताया और खुद बटन तक दबा दिया। भले ही वे कह रहे थे कि यह एक्सीडेंट था, पर कौन यकीन करता?
ऊपर से शुरुआत से ही फेक डेथ प्लान बेहद खतरनाक और सस्पिशियस। आखिर इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट ये निकला। हमारा हीरो सिर्फ एक बेगुनाह और दुखी हस्बैंड था जिसने अपनी पत्नी खो दी, जबकि बाकी तीनों पर मर्डर कंस्पिरेसी का केस बन गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। बेल पर बाहर आने के बाद भी दू शाओमिन और जी बोडा माने नहीं। वे बार बार लोगों को ट्रबल करने में भेजते रहे। पहले सोसाइटी मैनेजमेंट से कंप्लेन की, फिर पुलिस से, लेकिन वो लोग जों की तरह पीछे पड़े रहे। आखिरकार हमारे हीरो ने लियू रुयन की प्रॉपर्टी से 100 बॉडीगार्ड्स हायर कर लिए और साफ आदेश दिया, अगर कोई फिर ट्रबल करने आए तो इन दोनों को छोड़कर बाकी सबको इतना मारो कि हॉस्पिटल पहुंच जाए। ज्यादा से ज्यादा कॉम्पेंसेशन ही देना पड़ेगा। इसके बाद दू शाओमिन और जी बोडा तो बच गए, लेकिन जिन लोगों को वे भड़काकर लाते थे उनकी हालत खराब हो गई। हॉस्पिटल का पूरे महीने का केबीआई उन्हीं लोगों से भर गया। आखिरकार कोई भी उनके लिए लड़ने को तैयार नहीं हुआ। दोनों बस गुस्से में घूरते रहते और हमारा हीरो उनके सामने लग्जरी लाइफ एंजॉय करता। शैंपेन, एक्सपेंसिव कार्स, खूबसूरत लड़कियां। पिछली जिंदगी की हर कमी पूरी हो रही थी। ये सब देखकर दू शाओमिन और जी बोडा जल भुनकर पागल हो गए। आखिर 3 महीने बाद कोर्ट का फैसला आया। तीनों मर्डर कंस्पिरेसी में गिल्टी पाए गए और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जब पुलिस अरेस्ट वारंट लेकर पहुंची तो दू शाओमिन ने वहीं सुसाइड ड्रामा शुरू कर दिया। वो बालकनी पर चढ़कर जंप करने की धमकी देने लगी। चिल्ला रही थी कि उसने अपनी पत्नी को मारा है, वो जानवर से भी बदतर है, पुलिस कानून का गलत इस्तेमाल कर रही है। नीचे क्राउड बढ़ता जा रहा था। दू शाओमिन को लगा कि लोग उसकी साइड लेंगे। वो रो रोकर इमोशनल स्पीच देने लगी। लेकिन करीब 1 घंटे बाद नीचे से किसी ने चिल्लाकर कहा, कूदना है तो कूद, ड्रामा मत कर, हमारा टाइम वेस्ट मत कर। ये सुनते ही दू शाओमिन गुस्से से उछली, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो सीधे नीचे गिर गई। आखिरकार लालच, झूठ और फेक डेथ के इस खेल का अंत हो ही गया। जिसने दूसरों के लिए जाल बिछाया, आखिर में वो खुद अपने ही जाल में फंस गया। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब अगली वीडियो किस स्टोरी पर चाहिए, ये आप लोग हमारे चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में जाकर वोट करके डिसाइड कर सकते हो। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो। वहां आपको अपकमिंग वीडियोस